विद्याभूषण जी, आप अपने बारे में बताएं कि कहाँ आप पैदा हुए, क्या शिक्षा दीक्षा और किधर से आते हैं आप? जय भीम जी। सबसे पहले तो सबको, और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश जो है वो एक छोटे से कस्बे में, उत्तराखंड के दुगड्डा एक जगह है, वहां पर हुई। और मैं जो हूँ वहां से 1985 में वहां से बाहर आ गया था। मैंने जो है कुछ पढ़ाई देहरादून में भी की और फिर दिल्ली में आ गया। मैं जो पढ़ाई के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर किया और फिर जो है मैंने जो है वो मास मीडिया में भी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की दिल्ली में। तो पढ़ाई के नाम पे मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जो आज जो भी कार्य कर रहा हूँ या जो सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी पढ़ाई का उसमें कोई योगदान नहीं है। उस सेंस में कि पढ़ने के टाइम पे हमें कोई ऐसी चीजें पढ़ने का मौका नहीं मिला जिसको हम बोल सके कि उन्होंने हमारा जीवन परिवर्तित किया हो। तो जीवन परिवर्तन की या पढ़ाई की मेरी जो असली पढ़ाई है, मैं 1990 के बाद ये मानता हूँ, जब मैं बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य से संपर्क में आया और डॉक्टर अम्बेडकर के साहित्य को पढ़ते हुए उस साहित्य ने, उनके विचारों ने मेरे जीवन में परिवर्तन लाया और मैं अपने आप को एक अम्बेडकरवादी आंदोलन से जोड़ के देखने लगा, उसके संपर्क में आया। और फिर जो है उसने ही मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा जो लिबरेशन जिसको मैं बोलता हूँ, मेरे जीवन की आजादी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बाबा साहब का साहित्य पढ़ते हुए आप किन किताबों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए? देखिए, बाबा साहब के पहले तो पूरी जिंदगी से मैं बहुत प्रभावित हुआ और सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी, जो मैं कहना चाहता हूँ, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो जातियों का उन्मूलन या उच्छेदीकरण जो भी हिंदी में लोग बोलते हैं वो कैसे हो, और बुद्धा एंड हिज धम्मा, मार्क्स एंड कार्ल मार्क्स एंड बुद्धा, ये जो सारी चीजें थी, थॉट ऑन पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये सारी किताबें, माइनॉरिटीज पे जो उनकी किताबें, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, ये किताबें मैं समझता हूँ कि हर एक अम्बेडकरवादी और जो अम्बेडकरवादी नहीं है लेकिन भारत के इतिहास को एक आजाद नजरिए से देखना चाहते हैं, उनको ये किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। आपने मुल्क राज आनंद के साथ भी समय गुजारा, आपने वीटी राजशेखर के साथ भी, और कई सारे समकालीन भारत के जो बड़े दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं, विचारक हैं, उन सब के साथ आपने काम किया और एक ह्यूमन राइट डिफेंडर के रूप में भी आपका कामकाज रहा। तो ये यात्रा को आप कैसे देखते हैं और कैसे इनसे संपर्क में? देखिए, मेरे लिए जिंदगी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स रही शुरू से लेकर के। मैंने कोई अपना बचपना बहुत अच्छे से नहीं देखा क्योंकि मेरे पिता का देहांत उस वक्त हो गया जब मैं 5 साल का था। हमारे पास में कोई बहुत खानदानी जिसे बोलते हैं जमीन और जायदाद कुछ नहीं थी। तो जीवन मेरा शुरू से लेकर संघर्ष पे चला और संघर्ष की यात्रा करते 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 एक प्रकार से जब मैं पढ़ भी रहा था और अपने पढ़ने के लिए मुझे जो है वो काम भी करना पड़ा, और उसी यात्रा के दौरान जो है मेरा संपर्क जो अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े पुरोधा थे भारत के अंदर, डॉक्टर मुल्क राज आनंद से हुआ और उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया। उनके बुलावे पे मैं दिल्ली आया, उनके साथ रहा और 2-2.5 साल उनके साथ रहने के अनुभव से मेरे को एक चीज हुई कि परेशानी तो कुछ हुई लेकिन साहित्य का मुझे बहुत परिचय हुआ। जो बड़ा यथार्थवादी, तर्कवादी जो साहित्य था, वही मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के भी कुछ पुस्तकें मिली, खास करके एनहिलेशन ऑफ कास्ट, और उसमें डॉक्टर मुल्क राज आनंद का और बाबा साहब अम्बेडकर का एक इंटरव्यू भी है क्योंकि वो भी समकालीन थे। और मुल्क राज आनंद जो है वो अपने आप में जो है काफी अपने को, हालांकि वो गांधीयन भी कहते थे लेकिन वो उसी प्रकार के गांधीयन थे जैसे नेहरू थे। तो गांधीवाद से ज्यादा जो है वो तर्कवादी थे, मानववादी थे। और क्योंकि गांधी एक बड़ी व्यक्तित्व थे स्वतंत्रता आंदोलन में, हर एक आदमी उससे जोड़ के देखना चाहता था, चाहे विचारधारा को माने या ना माने। तो मुल्क राज आनंद के यहाँ आने के बाद और फिर उसके बाद मैं दिल्ली में रहने लगा। तो मेरे संपर्क, क्योंकि मैं कुछ ऐसे मेरी वहां पर जीवन हुआ कि मुझे कुछ दिक्कतें हुई और मैं 2 साल के अंदर, 2-2.5 साल के अंदर मैं अपने लिए कुछ और रास्ते देखने लगा। उस दौरान ही मेरा साहित्य के कुछ जो अम्बेडकरवादी आंदोलन के कुछ लोग थे उनसे संपर्क हुआ, जैसे वीटी राजशेखर दलित वॉइस निकाल रहे थे और भगवान दास जी जो थे वो दिल्ली में ही रहते थे। एनजी उके साहब हैं जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है विशेष स्कॉलरशिप विदेश भेजा था। तो ऐसे कुछ लोगों से मेरे संपर्क हुए क्योंकि मैं जाता था मीटिंग्स में, सेमिनार में,
और ऐसे लोगों के घरों पे जाता था लगातार, तो मेरे संपर्क बढ़ते गए और मेरे जीवन पे जो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जो सबसे ज्यादा असर डाला वो भगवान दास जी ने डाला। भगवान दास जी को मैं व्यक्तिगत तौर पे इसलिए मानता हूं कि पूर्णतया मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके बोलने में और व्यक्तिगत जीवन में बहुत फर्क है, लेकिन भगवान दास जी को मैं इतना मानता हूं कि एक तो उनके पास में पूरे बाबा साहब के आंदोलन से लेके उनके पास पूरा खजाना था जीवन का। अम्बेडकरिज्म पे उनकी एक मास्टरी थी और वो उसको केवल एक एक्सपर्ट के तौर पे नहीं मैं कहना चाहता हूं, वो जी रहे थे अम्बेडकरवाद को। तो उनके जो मूल जीवन में जो व्यक्तिगत जीवन और वो जो बाहर कुछ बोलते थे उसमें कोई अंतर नहीं था। तो वो एक उनकी बात, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। उनके घर पे मैं जाता था, कई बार वो अपने घर से अपने खाना बना के मेरे को खिलाते थे, चाय पिलाना, पहले मेरे को बोलना कि तुम उतने दूर से आए हो बैठना। तो उनसे मेरे को बहुत सी प्रेरणास्पद चीजें मिली। जो भी सवाल ऐसे कठिन होते थे जो मेरे को लगता था कि बाबा साहब के आंदोलन के बारे में मुझको पूछना चाहिए, दलित आंदोलन के बारे में पूछना चाहिए, तो मैं भगवान दास जी के सामने वो जाके पूछता था उनसे कि आप ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है, आंदोलन की ऐसी स्थिति क्या है, क्या आपने देखा, क्या आपको लगता है। बल्कि मैंने एक उनका इंटरव्यू भी किया जो रिकॉर्डेड है और वो कम से कम 2 घंटे का है, उसमें पूरे जीवन से संबंधित उन्होंने बातें रखी हैं। पिछले 30 साल से आप समाज में काम कर रहे हैं जी। इन 30 सालों में आप दलित बहुजन आंदोलन को कहाँ देखते हैं, क्या उसकी खूबियां और खामियां पाते हैं? देखिए, दलित बहुजन आंदोलन की अगर कोई भी धुरी है या बनेगा तो वो अम्बेडकरवादी बनेगा। इस बात को मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से हटके कोई दलित बहुजन आंदोलन नहीं हो सकता है। तो आजकल जो है उसको कुछ डाइल्यूट करने की भी कोशिश है, कुछ हल्का करने की कोशिश है, लेकिन जो शुरुआती दौर में जो बाबा साहब के जो साथी थे, जो उनके उद्देश्यों को लेके चले आंदोलन के, उनके अंदर मैंने देखा था कि एक बहुत बड़ी डेडिकेशन थी, बहुत बड़ी ऊर्जा थी। उस दौर में उन्होंने अम्बेडकरवाद को जिंदा रखा, जिस दौर में अम्बेडकरवाद को कहना भी जो है इस देश के अंदर अपराध माना जाता था। और चाहे वो LR बाली साहब हैं, चाहे भगवान दास जी हैं, VT राजशेखर हैं, जिनका एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। दलित वॉइस अकेली पत्रिका थी जो उतने सालों से चली दलित के नाम पे और कभी उसका प्रकाशन रुका नहीं। वो पाक्षिक पत्रिका थी लेकिन हमेशा निकली है जब तक निकली है। अब उसका एक बड़ी दुखद बात है कि वो पत्रिका बंद हो गई है, लेकिन उस दौर में उस पत्रिका ने पूरे दलित आंदोलन को जो है अफ्रीका के ब्लैक आंदोलन के साथ में जोड़ करके और बहुजन आंदोलन के साथ जोड़ करके जो चीजें निकाली हैं वो मैं उसको बोलता हूं कि वे बेमिसाल हैं। क्योंकि राजशेखर हमेशा दलित बहुजन आंदोलन को साथ लेकर के चलने वाले लोगों में थे। और ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जब हम आंदोलन को मजबूत करने की बात करते हैं तो हमें 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ता है। एक फ्रंट होता है कि जब हम बोलते हैं कि साहब हम दुश्मन से लड़ रहे हैं, तो दुश्मन सबको पता है। इतने साल में जो अम्बेडकरवादी साहित्य है, अम्बेडकरवादी आंदोलन की एक सबसे बड़ी जो उसका ताकत रहा है कि उसने छोटे छोटे लेवल पे गांव कस्बे हर जगह जाके इतना बड़ा साहित्य खड़ा कर दिया है कि वो देश के अंदर एक सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से आई है। वो आंदोलन जो गांव गांव पहुंच चुका है, लोगों के अंदर चेतना आ चुकी है। अब उससे आगे निकलने का भी जरूरत है। एक तरफ हमको पता चल चुका है कि हमारे वैचारिक और हमारे दुश्मन कौन है, ये पता चल चुका है कि आपके जो कौन आपको नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, लेकिन लड़ाई उससे आगे भी है। नई स्थितियों में लड़ाई ये भी है कि जो ब्राह्मणवाद जिसको हम कोसते हैं वो केवल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। वो आइडिया अगर हमारे अंदर आकर के चलना शुरू कर देगा तो वो उससे ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जो कि फिजिकल ब्राह्मण से जब हम कहते हैं। तो आज जो बहुजन समाज के ऊपर जो आंदोलन है, जो आंदोलन की बहुत सी धाराएं हो चुकी हैं, बहुत से लोग इसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट भी करते हैं, इसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन के 3 या 4 मुख्य बिंदु में बता सकता हूं कि जो इस आंदोलन को उनको अगर हम ढंग से रखें तो ये ताकतवर होगा, नहीं तो इसके कमजोर पड़ने के भी चांस होते हैं। इकट्ठा तो लोगों को कर लेगा, लोगों को सड़क पे भी ले आएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका जो अल्टीमेट जो उससे रिजल्ट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, भीड़ का सड़क पे आना कोई बहुत आज की डेट पे भारत में हर एक नेता भीड़ ला सकता है। एक कोई नेता नहीं है जो क्षेत्रीय स्तर पे क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन उस क्राउड को उसके बाद क्या होना है, उसके बाद क्या मिलना है, वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मुझे लगता है कि जो बहुजन आंदोलन जिसको हम कह रहे हैं,
बहुजन आंदोलन को भी हमको ये सोचना पड़ेगा कि उस केंद्र में जो है अंबेडकरवादी विचारधारा होना आवश्यक है। क्योंकि वो आपको एक अंबेडकर को जब लोग लेते हैं, बाबा साहब अंबेडकर जब लोग कहते हैं, तो बाबा साहब केवल एक समाज के नहीं थे, वो पूरी दुनिया के लिए उन्होंने जो है, मैं उनको दुनिया के सबसे बड़े मानवाधिकार डिफेंडर्स के बारे उनको कहता हूं कि दुनिया में जो है मानवाधिकारों की लड़ाई एक जमाने में जो है आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने लड़ी थी, अब भी वो लड़ाई अगर बोले तो बाबा साहब अम्बेडकर मार्टिन लूथर किंग से बहुत बड़े माने जाएंगे। अगर मेरी दृष्टि में अगर पूछे, मैंने दोनों को पढ़ा है और मैं बोलता हूं कि दूसरे लोगों ने उनके सामने कुछ भी उनका उतना संघर्ष नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम उस धुरी को जो है एक बराबर बराबर बांट के देखना चाहते हैं। जहां पूरे आंदोलन में हर एक नेता का जब फोटो लगता है इसकी डायवर्सिटी दिखाने के लिए, तो हम उनको उनकी जाति के हिसाब से एक पोस्टर में लगा रहे हैं। हमको लगता है कि ये अच्छी बात है कि बहुजन आंदोलन में विविधता का नेतृत्व होना चाहिए, लेकिन बहुजन आंदोलन की एक विचारधारा जो है, वो विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और पेरियार, ये तीन लोगों से आगे अगर कहीं, क्योंकि इन तीनों के जो पूरे सामूहिक आंदोलन विचारों में बहुजन आंदोलन का विचार होना चाहिए और उसमें महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। अगर महिलाओं का रोल नहीं, जैसे ज्योतिबा फुले, हम उनको बोलते कि आदर्श वो युगल थे, यानी कि ज्योतिबा ने कहा कि बदलाव की लड़ाई जो है, बदलाव की जो शुरुआत होनी चाहिए हमारे घर से होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और उनको आगे किया। ये अगर हम मूल मंत्र रख लें कि बाबा साहब ने भी जब आंदोलन चलाया तो पहले उन्होंने आंदोलन चलाया अपने आप में महाराष्ट्र के अंदर। आप जाके पूछेंगे, अभी भी मैं मिलता हूं, जब धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के तौर पर जाता हूं वहां पर, तो बुजुर्ग लोग मेरे को मिलते हैं, बूढ़े लोग मिलते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, वो अपने बच्चों को लेके, नाती पोतों को लेके आते हैं। तो बाबा साहब का आंदोलन लोगों ने जिंदा रखा। वो गांव का गरीब आदमी से उनके दिल के अंदर जो बात गई और उसका रिश्ता जुड़ा कि इनने हमारे जीवन के लिए कुछ बदलाव लाए हैं। और मुझे लगता है कि वो जो उसका टच है दिल के साथ में, केवल एक आंदोलन में नहीं कि नेता आए और लोगों ने तालियां बजाए और नेता गए, एक दिल का रिश्ता तो होना चाहिए। वो दिल का रिश्ता अगर आंदोलन में नहीं होगा तो आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो मान्यवर कांशीराम जी है, उनका जो उन्होंने जब आंदोलन को आगे बढ़ाया, बसपा के आंदोलन को आगे बढ़ाया, तो उनका एक ही चीज था, जब हम देख सकते हैं कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे, उनके घर में जाते थे, साइकिल से पूरी देश की यात्रा कर दी। इतना लंबा देश, इतनी यात्रा, इतने दूर दूर तक पैदल चल करके एक रिश्ता कायम किया। तो वो जब रिश्ता कायम होता है तो वो ही एक आंदोलन बनाता है। जब भी कोई आंदोलन को हमको खड़ा करना पड़ेगा तो बाबा साहब हो, फूले हो, पेरियार हो, इनसे एक चीज हम सीख सकते हैं, वो है कि हर एक ने कुछ इंस्टीट्यूशन भी बनाए। मैं समझता हूं कोई आंदोलन नहीं चलेगा अगर उसकी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं होगी। आंदोलन केवल भीड़ नहीं है, आंदोलन एक विचार भी है। बाबा साहब ने इतना लिखा, हर जगह उन्होंने पत्रिकाएं निकाली, जनता नाम की पत्रिका भी निकाली और भी मराठी में भी निकाली। ज्योतिबा फुले ने सामाजिक काम किए और सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर के सब जगह आंदोलन किया और उस आंदोलन में उनको भेदभाव नहीं किया। गरीब है तो कोई भी गरीब है, महिला है तो ब्राह्मण महिलाओं के लिए भी उन्होंने जो है आश्रम बना दिए। ये एक बहुत बड़ी बात थी। पेरियार को अगर हम देखें तो पेरियार ने जितना लिखा, हर दिन वो लिखते थे और वो विचार उनके लोगों में जाता था। इसलिए जो है किसी भी आंदोलन की मजबूती के लिए आंदोलन के लोगों को, उसके लिए विचार को प्रभावित करने के लिए बौद्धिक वर्ग को भी अपने साथ में लेना पड़ेगा। ऐसा बौद्धिक वर्ग जो आंदोलन के नेताओं को उनकी गलतियां भी बता सके। असल में आज की जो दौर में सबसे जो मुश्किल बात हो गई है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये कहीं ना कहीं पर जो या तो वो पोजीशन लेने को तैयार नहीं है, या हमारे जो आंदोलनों के या राजनीतिक दलों के नेता हैं वो अपनी आलोचना सुनने को तैयार नहीं है। और इसकी जो खाई है ये समाज को बहुत भारी पड़ सकती है। हमारे बुद्धिजीवी नेतृत्व का ये कर्तव्य है कि आज वो आंदोलनों को चाहे अंदर चर्चा करें या कहीं फोरम पे लिखें, लेकिन ये बताना पड़ेगा कि जनता से जब आंदोलन हटता है और जनता के मुद्दों को जब वो सामने नहीं ला पाता तो आंदोलन कभी आगे नहीं बढ़ता। तो बहुजन समाज को जो उसके पास में कोई कमी नहीं है। कमी मैं इस सेंस में बोल रहा हूं कि विचार के तौर पे बहुजन समाज बहुत मजबूत है। चाहे आप रविदास से ले लीजिए, शुरू से लेकर के कोई भी हो, रविदास, कबीर, फूले, इतनी बड़ी श्रृंखला है। लेकिन हमको कहीं ना कहीं पर एक ठोस विचार जो है, जो बाबा साहब ने बिल्कुल इसको सैद्धांतिक जामा पहना दिया और
आंदोलन देखें तो पेरियार का आंदोलन देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में उन्होंने कैसे जमीन पे आंदोलन मजबूत किया, और जो सामाजिक वर्ग और जो कैसे परिवर्तन करना है, और फूले से देख लें, फूले और सावित्रीबाई फूले एक उदाहरण है। तो इन तीनों को एक हम धुरी जब तक नहीं बनाएंगे अपने आंदोलन की, तब तक आंदोलन नहीं बढ़ेगा। और मैं उससे आगे भी बोलना चाहता हूं कि जाति उन्मूलन हमारा हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर जाति उन्मूलन हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगा तो हम कहीं ना कहीं पर जो है ब्राह्मणवाद की व्यवस्था का शिकार रहेंगे। असल में आज जो है ये सबसे हमारे एजेंडा से गायब हो चुका है। लोग जब बात करते हैं कि हमारा बहुजन समाज है, हम 98% हैं, हम एक क्यों नहीं हो रहे हैं? एक होने के लिए तो व्यवस्थाएं बननी पड़ेगी, एक होने के लिए तो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एक होने के लिए तो एजेंडा बनाना पड़ेगा। एक केवल आप एक दूसरे की जाति देख के नहीं हो सकते, क्योंकि ये समझ लीजिए राजनीतिक तौर पे बहुत सारी जातियों के नेता एक मंच पे आ सकते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे जो है अभी भी जातियों के अंदर बहुत अंतर्विरोध है। और जब तक उन अंतर्विरोधों को हम उनका समाधान नहीं करेंगे, उनके साथ समाधान कैसे होना है? समाधान साथ मिलकर के, साथ काम करके होना है, पूर्वाग्रहों को खत्म करके होना है। वही ब्राह्मणवाद है जहां पर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ाया हुआ है। बाबा साहब कहते थे कि जाति प्रथा जो है एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, यानी कि एक के ऊपर एक को, हर एक जाति को बोला गया कि तुम उनसे बड़े हो और वो तुमसे नीचे हैं, और इसीलिए आप इस पर गर्व कीजिए। तो जब तक ये जाति प्रथा का कोड जो हमारे समाज के अंदर रहेगा तो वो तब तक बना रहेगा। और बाबा साहब ने तो इसका इलाज भी दे दिया था। बहुत से लोग उसको नहीं मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि बाबा साहब ने जो 1956 में जो उनका क्रांतिकारी कार्य था, जब वो धम्म की शरण में आए, तो ये बहुत बड़ा एक आंदोलन था। बिना सांस्कृतिक बदलाव के हम भारत के अंदर मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती नहीं दे सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्थाएं आएंगी, प्रधानमंत्री बदलेंगे, पार्टियां सत्ता में आएंगी और जाएंगी, लेकिन अगर सांस्कृतिक परिवर्तन की लड़ाई हमारी नहीं है, और हम सांस्कृतिक जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे प्रबुद्ध भारत का, वो प्रबुद्ध भारत हम कैसे कायम करेंगे? जब हम ब्राह्मणवादी जो वर्णवादी व्यवस्था है उसको अपने जीवन से हटाएं, वो सरी गली परंपराओं से अपने को दूर रखें, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे महिलाओं को निंदनीय रूप से देख रहा हो, चाहे वो अंधविश्वास हो, चाहे वो कूप मंडूकता हो, वो से दूर हटाएंगे तो तभी प्रबुद्ध भारत बनेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था प्रबुद्ध भारत का सपना। तो मैं इस चीज में नहीं जाता कि वो कौन से जन आएंगे, क्योंकि बाबा साहब ये मानते थे कि भारत के अंदर हर एक को रहना है, और प्रबुद्ध भारत केवल दलितों और बहुजन के लिए नहीं है। तो उन्होंने सवर्णों को भी बोला कि तुम भी प्रबुद्ध हो जाओ तो तुम्हारा जीवन भी बदलेगा। तो मैं तो यहां तक बोलता हूं कि अगर जो है भारत का जो सवर्ण समाज अपने को कहता है वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलेगा, तो उससे उसका फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। किसी भी प्रबुद्ध समाज से किसी दूसरे को नुकसान नहीं होता। एक बराबरी का समाज जो है वो दुनिया बदलता है। यहाँ पर किसी पे चढ़ाई करने की कोई बात नहीं है, हम सबको मिलजुल के साथ रहना है। और ये देश में जो है एक प्रबुद्ध भारत के कारण से सारी दुनिया में भारत का नाम होगा। भारत के भविष्य के लिए और हम सबके भविष्य के लिए भी हम लोगों को जो है जाति उन्मूलन को, अंधविश्वास निर्मूलन को अपने जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बनाना पड़ेगा। भविष्य का दलित बहुजन आंदोलन या दलित बहुजन आंदोलन का भविष्य क्या देखते हैं आप? जैसे मैंने बताया कि मैं ये कह सकता हूं कि जहां तक, क्योंकि मैं इस संदर्भ में ये कह रहा हूं कि इस आंदोलन को जो वैचारिक मजबूती मिली है वो अम्बेडकरवादी आंदोलन से मिली है। और इसलिए जो है अगर बहुजन आंदोलन से भी अम्बेडकरी पक्ष हम हटा दे तो उसमें कुछ बचता नहीं है। इसलिए अगर इसको नेतृत्व भी देना पड़ेगा तो अम्बेडकरी आंदोलन के लोगों को ही बहुजन आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ेगा। वो ताकत हमको दिखानी पड़ेगी कि क्या इस देश का सबसे हाशिए पे रहने वाला समाज जब इस देश के बहुजन समाज का नेतृत्व करेगा तो एक बड़े बदलाव की तरफ देश का संकेत देता है। बहुजन आंदोलन तभी सफल होगा, मैं पहले भी यही बोल रहा हूं, कि जब एक बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को वो उसकी केंद्र बिंदु बनाए और उस विचारों में जाति उन्मूलन एक प्रमुख धारा रहेगी। और उसके अलावा जो सांस्कृतिक वैकल्प है, क्योंकि खाली जाति खत्म कर देने से हमारे पास विकल्प क्या है, तो जो एक बहुत बड़ी विचारधारा बाबा साहब ने दी बुद्ध की, जिसको दुनिया भर में हम मानते हैं कि अभी दुनिया के दूसरे देश भी मानते हैं कि बुद्ध के विचारों को पढ़ के जो है और उनके चल के जो है एक तर्क, एक मानववादी समाज की स्थापना हो सकती है। तो अगर हम उस पर चलते हैं तो भारत में, और ये बहुजन समाज ये सारे समाजों के लिए अच्छा होगा। और ये केवल इसको इस संदर्भ में ना देखें कि हमें
क्योंकि राजनीतिक शॉर्ट टर्म होती है। राजनीति हमेशा जो है अभी कोलिशन बनना, ये होना, वो तो होता रहे और राजनीति लोग राजनीति करते रहे, लेकिन सामाजिक आंदोलन हमेशा बने रहने चाहिए, मजबूत रहने चाहिए और राजनीतिक दलों को आईना दिखाने वाले होने चाहिए ताकि वो जनता से दूर ना हो सके। तो बहुजन आंदोलन का भविष्य यही है कि अम्बेडकरवादी आंदोलन बहुत अच्छा है और जब तक वो आंदोलन की धुरी रहेगा तो ये आंदोलन मजबूत होगा, और जब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से ये आंदोलन भटकेगा तो उसके अलावा कोई बहुजन आंदोलन मजबूत नहीं हो सकता। ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विद्याभूषण जी, आपने बात की शून्यकाल से। थैंक यू वेरी मच। जय भीम। धन्यवाद। जय भीम।